वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS507 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या? एक डायग्राम होती है, एक तरह की डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्क फ्लो को भी या फिर प्रोसेस को भी। और फ्लो चार्ट को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ये जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, यानी कि एल्गोरिथम को डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है और एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है सॉल्व करने के लिए टास्क को। फ्लो चार्ट के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके मुताबिक ये एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की, यानी कि सीक्वेंस होता है ऑपरेशन का एज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है सॉल्व करने के लिए एक टास्क को। डेटा फ्लो डायग्राम की हम बात करते हैं तो ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली तौर पे शो किया जाता है जो डेटा का फ्लो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए। और जो पर्पस है डेटा फ्लो डायग्राम का वो क्या है? प्रोवाइड करना लिंकिंग ब्रिज को प्रोवाइड किया जाता है यूज़र्स और सिस्टम डेवलपर्स के दरमियान। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करते हैं तो एक डेटा मॉडल या डायग्राम होती है हाई लेवल डिस्क्रिप्शंस के लिए कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल की, और ये प्रोवाइड करता है ग्राफिकल नोटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए उस तरह के डेटा मॉडल्स को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की फॉर्म के अंदर। एंटिटी की हम बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट करता है और ये डिस्टिंग्विशेबल होता है, मुख्तलिफ होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से भी। और एंटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है इस डिस्क्राइब्ड यूज़ करते हुए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो एक एसोसिएशन होती है एंटिटीज़ के दरमियान। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है एज अ टेक्निकल टूल, इसकी जो है प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल्स भी हैं और पर्पस जो होता है इस तमाम के पीछे जो पर्पस है वो क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन का होना इन द यूज़ ऑफ टेक्निक के अंदर जो वेरिड सिचुएशंस आती हैं, मुख्तलिफ जो सिचुएशंस आती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का और डिज़ाइन का फोकस करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर इन टर्म्स ऑफ क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट्स जो है, और ये कॉन्सेप्ट कंबाइन करता है जो एस्पेक्ट हैं दोनों के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के भी और जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसका भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की हम बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसके अंदर जो है वो डिस्कवरी आ जाती है, मॉडलिंग, स्पेसिफिकेशन और जो इवोल्यूशन होती है रिक्वायरमेंट्स की। सो एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज, इसको ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक एब्स्ट्रैक्शन होती है किसी चीज़ की एक प्रॉब्लम डोमेन के अंदर जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है कैपेबिलिटीज़ सिस्टम की, कि रखा जाए इंफॉर्मेशन उसके बारे में, ट्रैक किया जाए उसके साथ, या फिर दोनों भी हो सकें। क्लासेस की हम बात करते हैं सो पर्पस क्लास का होता है स्पेसिफाई करना एक क्लासिफिकेशन जो ऑब्जेक्ट्स की, और स्पेसिफाई करना फीचर जो कि करेक्टराइज करते हैं स्ट्रक्चर और जो बिहेवियर होता है उन ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन या जो चीज़ें होती हैं क्रिस्प बाउंड्रीज के साथ और जो मीनिंग होती है प्रॉब्लम की एट हैंड। ऑब्जेक्ट सर्व करता है दो पर्पस, ये प्रमोट करते हैं अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड की और प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल बेसिस कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स की हम बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक्स होती है ऑब्जेक्ट या क्लास की, और मेथड्स जो है वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट या क्लास से। इनकैप्सुलेशन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब ये है कि व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो फंडामेंटल री थिंकिंग होती है, दोबारा सोचा जाए और रीडिज़ाइन किया जाए जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं ताकि अचीव किया जाए ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर के अंदर परफॉर्मेंस की, जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड वगैरह। इफेक्टिवनेस की बात करते हैं और सो इफेक्टिवनेस से की बात करें तो इससे मुराद ये होती है कि कैसे इफेक्टिव जो है वो तरीका है जिस तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है कस्टमर्स को, यानी कि कितनी इफेक्टिवली तौर पे जो है वो जाहिर बात है इफेक्टिवनेस के साथ इफेक्टिवली तौर पर एक इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है कस्टमर को।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो होता है ये एक बिजनेस टर्म होती है ऐसे एलिमेंट के लिए जो कि नेसेसरी हैं, ज़रूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी या फिर प्रोजेक्ट के लिए भी कि अचीव किया जाए उसका मिशन। तो जाहिर बात है ये नेसेसरी है, इसीलिए इनको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं। तो ये क्रिटिकल होते हैं। सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। सो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है एक कंप्यूटर के अंदर, या फिर जो क्लस्टर होता है कपल्ड कंप्यूटर का उनके अंदर एक सिंगल लोकेशन के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से मुराद एनी ऑफ अ वैरायटी, कोई भी एक वैरायटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की जो कि यूज़ करती है एक से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर के रन किया जाए एक एप्लीकेशन को। वेब बेस्ड एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो इससे टिपिकली तौर पे जो है वो क्या होता है, इससे मुराद यूज़ होता है वेब का, इंटरनेट का, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए। और इंटरनेट की हम बात करते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है नेटवर्क्स का। इंटरनेट में कई सारे नेटवर्क जो है वो ज़ाहिर बातें शामिल होते हैं जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं और ये सब होता है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए। तो जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम दुनिया भर के कंप्यूटर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम किसी से चैट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है दुनिया भर के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक हम चैट कर रहे होते हैं, तो दूसरा शख्स भी ज़ाहिर बात है कंप्यूटर वगैरह का या किसी डिवाइस का ज़ाहिर बात है यूज़ कर रहा होता है। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है किसी दूसरे कंप्यूटर वगैरह के ऊपर वहाँ पर स्टोर होती हैं जिसको हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। इस तरह से जो है वो दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे उनके तमाम यूज़र्स को एक सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम का इन्वायरमेंट जो कि सिक्योर हो। और स्कोप ऑफ सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये अप्लाई किया जाता है तमाम इन्फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, और सिक्योरिटी रिलेट करती है किसके साथ, प्रोटेक्शन के साथ रिलेट करती है। और जो प्रोटेक्शन होती है किसकी होती है, वैल्यूएबल एसेट्स की। और वैल्यूएबल एसेट की प्रोटेक्शन किस तरह से होगी, लॉस के अगेंस्ट के लॉस ना हो जाए, डिस्क्लोज ना हो जाए, जिन लोगों के सामने नहीं दिखाना उन लोगों के सामने ना आए, या फिर डैमेज से बचे। सेफ्टी पर सिक्योरिटी प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो ये सीरीज़ है पूरी की पूरी ऑन गोइंग रेगुलर पीरियोडिक रिव्यू की, जिसको किया जाता है इस बात को इंश्योर करने के लिए जो एसेट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको ज़ाहिर बात है एडिकेटली तौर पे सेफगार्ड किया जाए इस चीज़ के साथ। और फिज़िकल थ्रेट की हम बात करते हैं तो इससे मुराद डैमेज होता है जो होता है डैमेज होता है फिज़िकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। फिज़िकल थ्रेट है तो जाहिर बात है जो भी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज होना, उसका डैमेज होना, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल एनालिसिस की हम बात करते हैं। जो गोल है इस स्टेप का वो क्या है, एनालाइज करना कंट्रोल जो कि इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं या फिर प्लान होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ताकि मिनिमाइज़ किया जाए या एलिमिनेट किया जाए जो लाइक्लीहुड होती है थ्रेट की अकरेंस की। रिस्क अजम्पशन की हम बात करते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए पोटेंशियल रिस्क और कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू ऑपरेटिंग करना आईटी सिस्टम, या फिर इम्प्लीमेंट कंट्रोल ताकि कम किया जाए रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, यानी कि ऐसे लेवल पर लेकर आया जाए जो एक्सेप्टेबल लेवल है। रिस्क का लेवल इतना तो एटलीस्ट कि जो एक्सेप्टेबल है। रिस्क अजम्पशन में यही है कि पोटेंशियल जो रिस्क है, पहली चीज़ तो ये कि उसको एक्सेप्ट करें कि पोटेंशियल रिस्क है, और कंटिन्यू ऑपरेट किया जाए आईटी सिस्टम को, और या फिर इम्प्लीमेंट किया जाए कंट्रोल ताकि किए जाए कि हमने कंट्रोल करना है, और वो इसीलिए ताकि रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर लेकर आया जाए, नीचे लेकर आया जाए। रिस्क अवॉइडेंस की हम बात करते हैं तो अवॉइड रिस्क से मुराद हमारी ये होती है कि एलिमिनेट कर दिया जाए जो रिस्क कॉज है, जिसकी वजह से रिस्क हो रहा है उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाए। कंट्रोल एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं तो अब ये जो फेज़ है ये क्या करता है, इसमें शामिल है डिटरमाइन करना कि क्या जो कंट्रोल हैं
उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर ऑपरेट किया जा सकता है। जो कॉस्ट होती है डिवाइस करने की, कंट्रोल को उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए जो एक्सपेक्टेड पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। आई गाइडलाइन जो है सिक्योरिटी इशू के बारे में आईफेक की तरफ से वो कुछ इस तरीके से है कि डिफरेंट लेवल्स और जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी होती है वो रिक्वायर कर सकती है कि एड्रेस किया जाए जो रिस्क होता है इंफॉर्मेशन के हवाले से। सिक्योरिटी लेवल और एसोसिएटेड कॉस्ट को लाजमी तौर पर कंपैटिबल होना चाहिए वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन के साथ। वायरसेस की हम बात करते हैं तो वायरसेस सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर यूज़ करने वाले, और अब तो फ़ोन के अंदर भी जारी बात है वायरसेस आ जाते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वायरस भी सॉफ्टवेयर ही है जिसको यूज़ करते हुए इन्फेक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स को। इन्फेक्ट एक जिस तरह से इन्फेक्शन होता है इंसानों के अंदर, तो वायरसेस के ज़रिए कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया जाता है। और वायरसेस की भी टाइप्स हैं, कई सारे वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरस होता है जो कि पार्ट होता है, बूट सेक्टर जो है वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि हेल्प करता है उसको स्टार्टअप के अंदर जब हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। अगर बूट सेक्टर ही इन्फेक्टेड हो जाता है तो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक। तो बूट सेक्टर वायरस होता है। ओवरराइटिंग वायरसेस होते हैं, जैसे कि इसका नाम बताता है, ये क्या करता है ओवरराइट कर देता है हर किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या फाइल को, और इन्फेक्ट करता है खुद को भी, साथ में खुद को भी। और इन्फेक्टेड फाइल जो है वो ज़ाहिर बात है फंक्शन नहीं कर सकती। ड्रॉपर की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्राम है ना कि वायरस। ये जो इंस्टॉल करता है एक वायरस जो है पीसी के ऊपर, जबकि परफॉर्म किया जा रहा है दूसरा फंक्शन। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स है, एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि डिस्कस्ड है या फिर ये एम्बेडेड होता है एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर। स्कैनर्स की हम बात करते हैं तो ये स्कैन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी भी वायरस के लिए, जो कि बेस करता है वायरसेस के ऊपर जिनके अंदर जो इसमें होते हैं। और हर वायरस का डिफरेंट बिट पैटर्न होता है, और ये यूनिक जो बिट पैटर्न होता है ये एक्ट करते हैं एज एन आइडेंटिटी वायरस के लिए। हैकर्स की हम बात करते हैं तो हैकर के बारे में लोग जानते हैं आज के दौर में हैकर क्या करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं ज़ाहिर बात है, और ये नॉर्मली तौर पे एक्सपर्ट ही होते हैं जो कि इन्वेड करते हैं प्राइवेसी जो है सिस्टम की। ज़ाहिर बात है दूसरों के सिस्टम में जो भी डेटा वगैरह होता है उसको ये लोग ज़ाहिर बात है हैक कर लेते हैं, और कई सारी प्राइवेट चीज़ें जो है उस तक पहुँच जाते हैं। ये क्रैकर्स की हम बात करते हैं तो ये भी हैकर ही होते हैं जो कि ज़्यादा मेलिशियस होते हैं नेचर के अंदर, और उनका प्राइमरी पर्पस या इंटेंट क्या होता है कि क्राइम किया जाए। क्राइम करना ही इनका मकसद होता है क्रैकर्स का, उनके एक्शंस के ज़रिए, ताकि ज़ाहिर बातें कुछ उनको पर्सनल गेन मिल सके या कोई सेटिस्फेक्शन उनको मिल सके। पासवर्ड की बात की जाए, पासवर्ड हम सब यूज़ करते हैं। पासवर्ड सीक्रेट करेक्टर स्ट्रिंग होते हैं जो कि ज़ाहिर बातें जब भी कभी लॉग ऑन किया जाता है, लॉग इन किया जाता है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम में भी और भी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सीक्रेट करेक्टर स्ट्रिंग है असल में। पासवर्ड क्या है? सीक्रेट करेक्टर स्ट्रिंग है। कुछ सीक्रेट करेक्टर्स होते हैं, जब भी हम पासवर्ड सेट करते हैं तो वो हमारे सीक्रेट करेक्टर होते हैं जो कि ज़ाहिर बात है जो पासवर्ड सेट करने वाले यूज़र्स होते हैं वो उन्हीं को ही मालूम होते हैं और उन्हीं को ही मालूम होना चाहिए। फायरवॉल की हम बात करते हैं तो ये जो प्राइमरी मेथड होता है कंप्यूटर को सिक्योर करने का इंट्रूडर्स से। और एक्सेस कंट्रोल की हम बात करते हैं, ये कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश करता है इंटरफेस बिटवीन दी वुड बी यूज़र ऑफ द सिस्टम और जो कंप्यूटर खुद होता है उसके दरमियान भी। क्रिप्टोग्राफी की हम बात करें लिटरल टर्म के अंदर, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है साइंस जो है कोडेड राइटिंग की। ये सिक्योरिटी सेफ गार्ड होता है ताकि रेंडर किया जाए इंफॉर्मेशन अनइंटेलिजिबल अगर ऑथराइज इंडिविजुअल इंटरसेप्ट करे ट्रांसमिशन को। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोसेस होता है मेजर करने का या असेस करने का रिस्क, और फिर जो है वो डेवलप करना है स्ट्रेटजीज ताकि मैनेज किया जाए रिस्क को। व्हाट इज़ फोकल पॉइंट? फोकल पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेट लेवल फैसिलिटेटर होता है जो कि सर्व करता है एज अ फोकल पॉइंट के तौर पे असेसमेंट के लिए थ्रू आउट द कंपनी। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करते हैं तो एक वीकनेस होती है जो कि एक्सीडेंटली तौर पर ट्रिगर हो सकती है या फिर इंटेंशनली तौर पे एक्सप्लॉइट होती है। इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करते हैं, ये फेज डिटरमाइन करता है एडवर्स इम्पैक्ट जो कि नतीजा होता है सक्सेसफुल थ्रेट जो कि एक्सरसाइज का होता है वल्नरेबिलिटी का। रिस्क डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, पर्पस जो होता है इस स्टेप का वो होता है असेस करना लेवल ऑफ रिस्क
टू द आईटी सिस्टम। और इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो जब कंट्रोल जो है मैनेजिंग करने के लिए रिस्क को डिवाइस हो चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्रिपेयर किया जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो मैनेज करना कंपनी रिस्क को वो जो है हासिल कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस। और कॉन्सेप्ट ऑफ वेब की हम बात करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया जाता है सोली तौर पर एड्रेसिंग के लिए और राउटिंग के लिए डेटा पैकेट्स जो है अक्रॉस नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की हम बात करते हैं, ई कॉमर्स, जो कि आज के दौर में काफ़ी सारी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ से बाय और सेल किया जा सकता है। कई सारी साइट्स आ चुकी हैं, कई सारी जा भी चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कई सारी साइट्स हैं जैसे कि प्राइज़ो है, वेंस्टा है। इसमें जो है ज़ाहिर बात है क्या होता है कि बाई किया जाता है, सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है प्रोडक्ट, सर्विस और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, प्राइमरीली इंटरनेट के ऊपर ही ज़ाहिर बात है ख़रीदो फरोख्त की जाती है जितनी भी इंटरनेट ई कॉमर्स साइट होती हैं। और बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल होता है, इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा अब जो एक तरह से परचेजिंग की जा रही है वेबसाइट के ज़रिए, लोग अपनी पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते हैं उसको बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग सेल कर रहे हैं वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ख़रीद रहे हैं वो कंज्यूमर है। तो बिज़नेस टू कंज्यूमर में यही है कि बिज़नेस से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जो है वो जा रही है। ज़्यादातर जो ई कॉमर्स की साइट हम देखते हैं, जिस तरह प्राइस हुए है, ये बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर है। और इसमें होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसको शॉपिंग कार्ट के ऊपर भी ज़ाहिर बात है ऐड किया जाता है। बिज़नेस टू बिज़नेस भी मॉडल होते हैं, एक ऐसे ज़ाहिर बात है ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जहाँ पर बिजनेसेस जो है वो किए जाते हैं, कॉमर्स की जाती है, ख़ुद आपस में जो है वो बिज़नेस किया जा रहा होता है। अली बाबा इसकी मिसाल है कि एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के ऊपर ज़ाहिर बात है लोग जो है वो, यानी एक बिज़नेस वाला दूसरे बिज़नेस से बाय खरीद कर रहा है। तो नॉर्मली जो होलसेलर्स हैं, ऑनलाइन होलसेलर्स हम जिनको कहें, ये लोग जो होते हैं ये बिज़नेस टू बिज़नेस करते हैं क्योंकि ये दूसरे बिज़नेसेस को सेल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की हम बात करते हैं तो ये सेट होता है स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चरिंग के लिए इंफॉर्मेशन के वो हो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज जो है बिटवीन बिजनेस और विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंटिटीज़ और जो दूसरे ग्रुप हैं। और बिज़नेस टू एम्प्लॉय की हम बात करते हैं, कंपनीज जो है वो फाइंड कर रही हैं बहुत से तरीके के बिज़नेस करें वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर, और वो डिसमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट के ज़रिए। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी है, अब आज के दौर में कुछ ऐसी भी साइट्स हैं जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर हैं। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ जुड़ा होता है यहाँ पर। कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और इसकी जो बहुत कॉमन जो वेबसाइट है दुनिया भर में मशहूर, वो क्रैकलिस्ट की साइट है। क्रैकलिस्ट वाले ख़ुद से कोई ज़ाहिर बात है सेल नहीं करते प्रोडक्ट कस्टमर्स को, बल्कि कस्टमर ख़ुद आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो क्रैकलिस्ट इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर साइट की। ई गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट या ऑनलाइन गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। इससे मुराद ये कि गवर्नमेंट यूज़ करे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ताकि वो एक्सचेंज करे इंफॉर्मेशन और सर्विसेज अपने सिटीजन्स के साथ, बिजनेसेस के साथ और जो दूसरे आर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ। और आज के दौर के अंदर गवर्नमेंट्स को ई गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एफिशिएंसी भी होगी। एक तरफ जितने भी काम हैं, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इदारों के जितने भी काम हैं वो ज़्यादा आसानी से हो सकेंगे। लोग जो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं गवर्नमेंट इदारों में और इतनी ज़्यादा ख्वारी होती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और साथ में करप्शन भी ज़ाहिर बात है इससे रुकेगी और रुकती है। जहाँ जहाँ पर भी डिजिटलाइजेशन हुई है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि एडवांसमेंट होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर करप्शन में भी बहुत कमी आई है डिजिटलाइजेशन की वजह से। और गवर्नमेंट टू सिटीज़न भी होता है जो कि ऑनलाइन नन कमर्शियल इंट्रैक्शन होता है। ऐसा इंट्रैक्शन जो कि नन कमर्शियल है और लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान। ई लर्निंग की हम बात करते हैं तो आज के दौर में ई लर्निंग भी काफ़ी कॉमन है। स्पेशली कोरोना के दौरान लोगों ने रियलाइज़ किया कि
ई लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हमारे कंट्री के अंदर ज़ाहिर बात है ई लर्निंग की तरफ लोगों का कोई माइंड नहीं था जनरली तौर पर। बाकी दूसरे कंट्रीज़ में ज़ाहिर बात है ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर जो लोगों को रियलाइज़ हुई ई लर्निंग की इंपॉर्टेंस वो कोरोना के बाद हुई। सो ई लर्निंग ऑनलाइन डिलीवरी होती है ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन की, और पर्पज़ उसका होता है एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और एम कॉमर्स की हम बात करते हैं, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ है मॉडर्न फॉर्म के अंदर, जिसका नाम मोबाइल कॉमर्स है। आज के दौर में ज़ाहिर बात है स्मार्टफोन का दौर है, तो हम देखते हैं कि मोबाइल कॉमर्स भी, तो इससे मुराद क्या होता है कि इन ई कॉमर्स का होना वायरलेस डिवाइसेस के ज़रिए। और लीगल रिस्क की हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट होती है एक जो मैनेजमेंट है एक एंटरप्राइज़ की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए कि ई बिज़नेस ऑपरेशंस जो है वो हों इन कंप्लायंस जो कि एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन है उसके मुताबिक। यानी कि ई बिज़नेस ऑपरेशंस अगर किए जाएँ तो ज़ाहिर बात है वो कुछ एप्लीकेबल लॉज जो हैं ज़ाहिर बात है कंट्री के अंदर जो एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन है उसके मुताबिक उनको किया जाए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से कि कनेक्ट किया जाए एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स या सिस्टम को, यूज़ किया जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा ईआरपी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपोनेंट्स की हम बात करें अगर सप्लाई चेन के कंपोनेंट की, सो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन सेगमेंट जो है उसमें शामिल होता है ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ईयर सप्लायर भी, और जो मेजर एक्टिविटीज़ है वो परचेजिंग और शिपिंग होती है। और इंटरनल सप्लाई चेन सेगमेंट के अंदर शामिल होते हैं तमाम प्रोसेसेस ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाए इनपुट आउटपुट के अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन सेगमेंट के अंदर शामिल है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना कस्टमर को, और फाइनल कंजम्पशन जो होती है प्रोडक्ट की। सो ईआरपी सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की। ये जो है एक इंडस्ट्री टर्म होती है ब्रॉड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जिसको सपोर्ट किया जाता है मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जो कि हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर या दूसरे बिजनेस को कि मैनेज किया जाए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बिजनेस के। इसके अंदर शामिल है प्रोडक्ट प्लानिंग, पार्ट्स परचेजिंग, मेंटेनिंग इन्वेंटरिंग, इसके अलावा इंटरेक्टिंग विद सप्लायर्स, प्रोवाइड करना कस्टमर सर्विस और ट्रैकिंग करना ऑर्डर्स की। ईआरपी और सीआरएम की हम बात करें तो कस्टमर जो है ज़ाहिर बात है वो क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस जो है वो बन गई है कस्टमर्स की। आज के दौर के अंदर मॉडर्न डे बिज़नेस में कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंस है कस्टमर की। आज के दौर में जितनी पहले के दौर में नहीं होती थी, और ज़ाहिर बात है बिजनेसेस को ज़रूरत भी है इस बात की, क्योंकि अब वो दौर नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन भी है और इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है हर तरह की प्रोडक्ट के बारे में। सो पहले के दौर में कुछ ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ये होता था कि हाउ मच हैव बीन सोल्ड, व्हाट हैव बीन प्रोड्यूस। लेकिन आज के दौर में ज़ाहिर बात है फोकस जो है वो चेंज हो चुका है। फोकस जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। पहले तो ऐसा होता था कि कोई चीज़ ज़ाहिर बात है बन गई है तो उसको बेचने के ऊपर फोकस हो जाता था कि अब ये जो है हमने बेच देना है। लेकिन आज के दौर में कस्टमर को देखा जाता है कि कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से जाके बना लें और सोचें कि इसको हम लाजमी बेच देंगे। हो भी सकता है बिक जाए या ना भी बिके, दोनों ही बातें हैं, लेकिन आज के दौर में शुरुआत ही कस्टमर रिक्वायरमेंट से होती है। और प्रोवाइड किया जाए क्वालिटी सर्विस और क्विकनेस, जो कस्टमर की क्वायरीज़ हैं उनके रिस्पांस में एनालिसिस किया जाए कस्टमर डेटा का, पर्सनल हैबिट्स से उनकी हैबिट्स को देखते हुए जो कुछ वो ज़ाहिर बातें कर रहे हैं वो स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे वो टाइम इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम क्रिटिकल क्रूशल एलिमेंट बन चुके हैं किसी भी बिज़नेस के सक्सेस के लिए। सो ईआरपी के पास ये यूनिक पोटेंशियल है कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी जो है कस्टमर हैंडलिंग की। चेंज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लान किया जाए, इनिशिएट किया जाए, रियलाइज़ किया जाए, कंट्रोल किया जाए और फाइनली स्टेबलाइज किया जाए। चेंज प्रोसेसेस जो होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी और पर्सनल लेवल के ऊपर भी। टाइप्स ऑफ चेंज की टाइप्स भी हैं, ज़ाहिर बातें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये जो है ज़्यादा ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी अप्रोच है चेंज के लिए। री इंजीनियरिंग होती है जो कि जाना जाता है कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे। और चेंज मैनेजमेंट के फेजेस को क्लासिफाई किया जा सकता है अल्टरनेटिंग वेज के अंदर। तो चेंज करने के लिए पहले अनफ्रीज किया जाएगा, प्रिपेयर की जाएगी सिचुएशन चेंज के लिए,
डिसकन्फर्म करते हुए जो कुछ चलते हुए एटीट्यूड और जो बिहेवियर है उसको तो पहले अनफ्रीज किया जाए, फिर चेंज किया जाए, एक्शन लिया जाए चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सिचुएशन अल्टर करते हुए टारगेट्स ऑफ चेंज और रीफ्रेस कर लिया जाए, यानी कि मेंटेन किया जाए एंड इवेंचुअली तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए चेंज को। मीनिंग ऑफ एथिक्स, हम एथिक्स की बात करते हैं, अखलाकियात जिसको हम कहते हैं। एथिक्स जो है वो क्या होती है, मॉरल चॉइसेस होती है जो कि इंडिविजुअल्स लेते हैं अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर के, और जो रूल्स होते हैं जो कि गवर्न कर रहे हैं मेंबर्स को एक प्रोफेशन के। डेटा प्रोफाइलिंग की हम बात करते हैं तो डेटा कलेक्ट किया जाता है, हम हर किसी से डेटा आज के दौर में तो हर बहुत इजीली कलेक्ट कर लिया जाता है, फ्रिक्वेंटली किया जाता है, हमारी मर्ज़ी के बगैर भी किया जाता है, और इवन के अक्सर ऐसे इस तरह भी कलेक्ट कर लिया जाता है कि हमें पता भी नहीं होता। हम जो है वो ज़ाहिर बात है पे करते हैं बिल्स, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भी, या फिर और भी दूसरे ऑनलाइन तरीक़ों से भी हम पे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा ट्रेल जो है लीव करते हैं जिसके अंदर परचेजिंग अमाउंट होता है, परचेज टाइप होती है, डेट होती है और टाइम होता है। डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है जब हम पे करते हैं बाय चेक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।